हेलो डियर स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरीके से ऑक्साइड और वो हैलाइड्स का बिहेवियर होता है, उसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया था कि किस तरीके से ऑक्साइड और हैलाइड्स का बिहेवियर होता है आप लोगों का इसमें। ठीक है, तो अब हम समझते बच्चों नेक्स्ट कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट आपके कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कौन से कंपाउंड बनाते हैं? कलर कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड्स। इसके कलर्ड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। तो कलर्ड कंपाउंड्स एक्चुअली में आप लोगों का होता क्या है? एक्चुअली में आप लोगों का कलर्ड कंपाउंड होता क्या है उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चों कलर्ड कंपाउंड। तो आपका कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट आपका कलर कब दिखाएगा? देखो डी ट्रांजिशन, डी ब्लॉक एलिमेंट के कलर दिखाने का देयर आर थ्री रीजन टू शो कलर। ठीक है, टू शो कलर मतलब कलर दिखाने के आपके तीन रीजन है। कौन कौन से? फर्स्ट वन अगर मैं बोलना चाहूं, फर्स्ट होगा आपका डी ट्रांजिशन। लेकिन डी ट्रांजिशन आपका होगा किसमें? ओनली फॉर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, मतलब ओनली फील्ड पार्शियली डी ऑर्बिटल्स। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 5 आपके ऑर्बिटल है, 5 आपके डी ऑर्बिटल है, जो कि आपके क्या है? डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। ये आपके डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, फिर आपके लिगेंड के फील्ड में आएंगे और मतलब एज्यूम करेंगे सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड, तो ये आपका इस तरीके से टूटेगा 5 पार्ट में। देन आफ्टर यहां पर क्या है? एज्यूम, ये आपका कौन सा होगा? ये ओनली मतलब इसके बारे में हम सोच सकते हैं, ये आपका एक्सेप्शनल पार्ट है, ये एक आइडियल कंडीशन है। ऐसा कंडीशन नहीं होता, दिस इज अ आइडियल कंडीशन कि आपका डी ऑर्बिटल सिमेट्रिकल फील्ड शो करे किसी लिगेंड के थ्रू। ये केवल और केवल आइडेंटिकल कंडीशन है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा? ये आपके 2 पार्ट में ऊपर टूटेगा, 3 पार्ट में नीचे। दैट इज कॉल्ड व्हाट? EG ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? T2G ऑर्बिटल। अब अगर मैं पार्शियली फील्ड करूं, ये मैंने किसके लिए बना रहा हूं? ऑक्टाहेड्रल के लिए। किसके लिए बना रहा हूं बच्चों? ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल के लिए जैसा होगा वैसा ही आपका टेट्राहेड्रल के लिए भी होगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूं, इसमें मैंने अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरा तो ऊपर वाला खाली है, तो ये क्या करेगा? ये विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करेगा। किसको? विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करेगा। विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करके ये आपका ऊपर वाले डी ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा, अब ये डिपेंड करेगा कि विजिबल लाइट आपका कैसा है। तो देखो यहां पर 2 टर्म है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कौन से स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर रहा है? ठीक है, और ना एक होता है आपका इमिटेड स्पेक्ट्रम। अब बात को समझना, देखो यहां पर मैं एक कंसेप्ट बताता हूं बच्चों। ये अपना हमेशा जिस विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। देखो कैसे? विबग्योर, ये तो आप जानते होंगे, ये मैंने आपको उसमें बताया था। अगर आपका वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब करेगा तो ये आपका कौन से कलर का वेवलेंथ इमिट करेगा? रेड ऑरेंज कलर का। अगर ये आपका इंडिगो कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो ये कौन से कलर का इमिट करेगा? येलो कलर का। या फिर ऐसा बोल सकते हैं येलो कलर का एब्जॉर्ब करेगा तो इंडिगो कलर का मतलब इमिट करेगा। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। अगर ये आपका ब्लू कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन कलर का कलर इमिट करेगा। या फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि ग्रीन कलर का अगर एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट करेगा ब्लू कलर का। तो इस तरीके से अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को शो करता है। पहला रीजन आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आपका टेट्राहेड्रल, अब देखो आपने बोला कि ये केवल और केवल पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल में होगा, तो देखो पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल की कैसे? अगर यहां पर तो मैंने अभी क्या बनाया था बच्चों? D1, अब मैं D9 बना देता हूं, D9 बना देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा।
अब यहां पर एक वैकेंसी खाली है एक इलेक्ट्रॉन की, तो कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, तो डी ट्रांजिशन होगा ना। तो डी ट्रांजिशन केवल और केवल आपके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल में होता है और कहीं नहीं होगा। इस पॉइंट्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेना बच्चों, ठीक है। आपको अक्सर इसमें से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि किसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है और किसमें नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखो। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल में D10 में किसी भी टाइप का आपका डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपका पार्शियली फिल्ड नहीं है। D10 क्या आपका पार्शियली फिल्ड होगा? नहीं होगा। जब वो पार्शियली फिल्ड नहीं होगा तो वो आपका मतलब डी ट्रांजिशन नहीं करेगा, वो तो फुल फिल्ड होता है। अगर मैं जिंक की बात करूंगा तो जिंक में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहां पर कोई स्पेस ही नहीं बचेगा, वैकेंट स्पेस नहीं बचेगा, तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे मूव करेगा? ऊपर मूव नहीं करेगा तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो वो कलर भी शो नहीं करेगा। ये तो आपका पहला रीजन है। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं बच्चों, दूसरा रीजन आपका क्या होगा? ड्यू टू द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंस है तो वो क्या करेगा? कलर शो करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं Fe+3 आपका ब्राउन कलर शो करता है और Fe+2 आपका ग्रीन कलर, तो आप इसमें देख सकते हो कि यहां पर आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो Fe+3 ब्राउन कलर कैसे शो करेगा? Fe+3 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ऑर्गन 3d5। तो यहां पर पांचों के पांचों अनपेयर है, पांचों के पांचों अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। 3d5 आप ऐसा ही बनाओगे ना बच्चों। अगर यहां पर मैंने अगर इसकी बात की तो ऑर्गन 3d6, तो यहां पर भी 4 अनपेयर है, तो इसीलिए ये आपका कलर शो करेगा, ठीक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपके कलर शो करेंगे। थर्ड आपका रीजन है, थर्ड आपका रीजन ये है बच्चों कि ड्यू टू द चार्ज डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है। अब देखो ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन चार्ज डेंसिटी में डिफरेंस होगा तो ये आपका कलर शो करेगा। इसका सबसे अच्छा और सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, इसमें काफी इजी है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर मैंने बोला Cr2O7 2-, ठीक है, ये मैंने बोल दिया Cr2O7 2-, तो यहां पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहां पर आप लोग चेक कर सकते हो कि यहां पर Cr का कितना होगा। Cr का यहां पर निकाल लो, 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -2। नाउ 2x इक्वल टू -14 इक्वल टू -2। नाउ x इक्वल टू 6 आ जाएगा यहां पर, तो Cr यहां पर +6 में, ठीक है। यहां पर एक ऑक्साइड पे चार्ज कितना है? एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 ऑक्सीजन पे कितना होगा? -14। तो यहां पर चार्ज डिफरेंस कितना आ गया? बहुत ज्यादा आ गया। चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया। तो क्या करेगा? जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वो लोअर चार्ज डेंसिटी की ओर मूव करेगा, मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कहां की ओर मूव करेगा? क्रोमियम की ओर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, कहां से कहां? इलेक्ट्रॉन मूव टू क्रोमियम, क्रोमियम की ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसीलिए यहां पर ये कलर शो करता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूं कि जैसे मैंने CrO3 ले लिया, CrO3 में भी CrO3 नहीं, यहां पर KMnO4 ले लिया, चलो ठीक है, KMnO4 ले लिया। KMnO4 भी आपका कलर क्यों शो करेगा? पोटेशियम हटा दो, Mn का यहां पर +7, यहां पर ऑक्सीजन पे ऊपर -8 है, तो चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन के पास ज्यादा है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा, फिर ये क्या शो करेगा? कलर शो करेगा। तो देयर आर 3 रीजन टू शो कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट आपका कलर क्यों शो करेगा? यहां पर 3 रीजन थे, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए। आपसे या तो इस रीजन से क्वेश्चन पूछेगा या इस रीजन से। इस रीजन से क्वेश्चन पूछना काफी मुश्किल है, काफी कम पूछा गया है, लेकिन इस रीजन से सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस रीजन को आप अच्छे से ध्यान रखो। नेक्स्ट अब मैं बोलता हूं अगला कंपाउंड, अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं बच्चों, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर आप लोग जानते हो बच्चों, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा हुआ है। और आप लोगों ने ये सब चीजें अब तक तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, मैग्नेटिज्म में
मैग्नेटिज्म में भी आप लोग ये वाले कंसेप्ट सारे पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं अब अच्छे से। मैग्नेटिक बिहेवियर काफी इजी है, देख लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों यहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर, अब यहां पर दो टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर होंगे। एक आपका होगा बच्चों पैरामैग्नेटिक, एक आपका होगा डायमैग्नेटिक। एक आपका क्या होगा बच्चों? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। एक आपका होगा बच्चों डायमैग्नेटिक। सबसे पहले डायमैग्नेटिक के बारे में बात कर लेते हैं। डायमैग्नेटिक क्या करता है बच्चों? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने आप से रिपल करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मतलब जैसे मैंने यहां पर नॉर्थ पोल बना दिया और यहां पर साउथ पोल बना दिया और यहां पर मैंने कोई डायमैग्नेटिक कंपाउंड रख दिया। क्या रख दिया? डायमैग्नेटिक कंपाउंड। तो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको रिपल करते हुए आगे की ओर मूव करेगी, मतलब इसके अंदर से पास नहीं होगी। तो मतलब यहां पर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो रिपल करे दैट इज कॉल्ड व्हाट? डायमैग्नेटिक कंपाउंड। अब डायमैग्नेटिक कंपाउंड के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है? 0। और म्यू इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस 2। अगर आपकी म्यू की वैल्यू 0 होगी तो एन की वैल्यू भी 0 होगी, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? एन क्या है यहां पर? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए? 0। फॉर डायमैग्नेटिक बिहेवियर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका कितना होना चाहिए बच्चों? 0। फॉर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के लिए सिमिलर कंसेप्ट, ये नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, कोई पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हो दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके क्या करेगा बच्चों? कंपाउंड के अंदर से पास करेगा। अगर कंपाउंड के अंदर से पास कर गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आपके कंपाउंड के अंदर से पास कर गया तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो बच्चों? दिस कंपाउंड इज अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। फॉर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड म्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब म्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है? अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस 2 के इक्वल। यह बात तो काफी सिंपल है, काफी इजी है। एन एन प्लस 2 के इक्वल होगी। इसका मतलब एन क्या होगा यहां पर? एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो एन की वैल्यू 1 होगी तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? देखो रूट में आएगी, रूट में वैल्यू आएगी, लेकिन आप लोग तरीके से ध्यान रखो। 1 आएगा तो 1.17, 1.71। 2 आएगा तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी? 2.8 कुछ। अगर 3 आएगा तो म्यू की वैल्यू डायरेक्टली लिख दो 3 पॉइंट कुछ आएगा। म्यू की एन की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो म्यू की वैल्यू 4 पॉइंट कुछ लिख दो। तो जितना नंबर होगा उतना ही होगा यहां पर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं। और पॉइंट के आगे की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर भी हम इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं दिस इज फॉर अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैं स्पिन ओनली की बात करूं तो स्पिन ओनली क्या होता है? S इक्वल टू n/2। S इक्वल टू क्या होगा? n/2। अब यहां पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2s। तो अगर मैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो n की जगह 2s रख दूं, ठीक है। अब यहां से कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4s, यहां से 4s s प्लस 1, तो यहां पर 4 बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट ऑफ s प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज क्वाइट इजी। रुको 2 मिनट, ये दो कॉमन बाहर निकाला, s प्लस 1 अंदर, s इधर, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से दिस इज फॉर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, n डिवाइडेड बाई 2 कर देना बस। S इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो यहां पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। काफी इजी, काफी सिंपल है, 1-2 बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दिस इज अ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस कंपाउंड। आपके लिए एक क्वेश्चन में लिख देता हूं बच्चों, आप लोग कोशिश करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में खूब कराए हुए हैं आप लोगों को, तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो लिखते हैं म्यू ऑफ द CrA प्लस इज, म्यू ऑफ द CrA प्लस इज अंडर रूट ऑफ 24, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A।
दिस इज अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपका बैठेगा इसमें से, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करना। ए की वैल्यू कितनी आएगी आंसर में बता देता हूं, आंसर यहां पर आ जाएगा a इक्वल टू 2। तो एक बार आप करके मुझे इसका वो स्क्रीनशॉट भेजना बच्चों, ताकि मुझे पता पड़े कि कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और कितने बच्चे नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं बच्चों यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट कंसेप्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब क्या होता है बच्चों, यहां पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखता है। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप लोग जानते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरा डिस्कस किया है। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई भी कंपाउंड कैसे बनाएगा, कब बनाएगा, फर्स्ट जब उसके पास हाई न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा। सेकेंड वन हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा, या फिर उसका एटॉमिक वॉल्यूम बोलो या फिर साइज बोलो, क्या हो बच्चों, लो हो। और थर्ड आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा, ठीक है। मतलब वो हायर वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इन दो लाइनों से आपको क्या समझ में आता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक वॉल्यूम, इन दोनों को हम अगर बोलेंगे तो यहां पर बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज की बात की है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जिसका वॉल्यूम छोटा होगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका वॉल्यूम छोटा होगा उसका चार्ज ज्यादा होगा, तो चार्ज डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, ग्रोथ कर जाएगी। तो मैं इन दोनों को एक साथ भी लिख सकता था, जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उसका आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, जैसे कोई क्रिस्टल लैटिस मैंने मान लिया, जैसे एग्जांपल मैं यहां बना देता हूं, ये मैंने कोई क्रिस्टल लैटिस बना दिया, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड बना दिया जो बचपन में आपने बनाया होगा NaCl के लिए, और अभी अभी आपने सॉलिड स्टेट में खूब सारे बनाए होंगे, ठीक है, ऐसा ही बनाया होगा NaCl के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये वाला जो साइड होता है, ये वाले साइड पे कोई अगर एटम आ जाता है तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, ये आपका वैकेंट साइड होगा। दिस वैकेंट साइड इज कॉल्ड व्हाट, इंटरस्टिशियल साइड या फिर वॉइड। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइड या फिर वॉइड बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइड या फिर हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको वॉइड बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो नॉन मेटल कंपाउंड होता है, सुनना ध्यान से, जो नॉन मेटल कंपाउंड होगा, नॉन मेटल कंपाउंड इज लाइक व्हाट, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये छोटे स्मॉल कंपाउंड है, सारे के सारे कैसे बच्चों, छोटे एटम है। ये छोटे एटम क्या करेंगे कि इसके जो मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू जो क्रिस्टल बनेगा, मतलब डीप ये आपके जो स्मॉल एटम होंगे, स्मॉल एटम प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इंटरस्टिशियल साइट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये इसके इंटरस्टिशियल डी ब्लॉक एलिमेंट के इंटरस्टिशियल साइट पे होते हैं, ठीक है। ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर प्रेजेंट होंगे। जब ये इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर प्रेजेंट होंगे, आप बात को ध्यान से समझना, ये इसके साथ बॉन्डिंग में नहीं होंगे, देयर आर नो बॉन्डिंग, मतलब इंटरस्टिशियल साइट के एटम और मतलब इसके जो क्रिस्टल होंगे उसके बीच बॉन्डिंग नहीं होगा। देयर आर नो एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग, यहां पर किसी भी टाइप की बॉन्डिंग नहीं होगी। जब यहां पर किसी भी टाइप की आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी बच्चों, तो यहां पर किसी भी टाइप की बॉन्डिंग नहीं होगी, तो क्या होगा बच्चों, इसके मतलब इंटरस्टिशियल साइट पर अगर कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, वहां पर हाइड्राइड भी कर लो, हाइड्रोजन भी आ सकता है, ठीक है।
अगर इंटरस्टिशियल साइड पर कोई भी कंपाउंड नहीं होगा तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे नो एनी चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जब केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई चेंजेस नहीं होंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी चेंजेस नहीं होंगे, नो एनी चेंजेस, बट some physical properties are changes like what, डेंसिटी आपका चेंज हो जाएगा बच्चों, इसमें डेंसिटी आपका चेंज होगा, कंडक्टिविटी आपका चेंज होगा और हार्डनेस चेंज होगा। कंडक्टिविटी आपका चेंज होगा या फिर आपका क्या चेंज होगा, हार्डनेस चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने आयरन में कार्बन मिला दिया, वो आयरन के इंटरस्टिशियल साइड पे मैंने कार्बन डाल दिया, कार्बन डालते ही वो किस में कन्वर्ट आपका होगा, वो आपके स्टील में कन्वर्ट होगा और स्टील की प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्ड होती है। तो इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर, मतलब आयरन में अगर मैंने कार्बन की डोपिंग करा दी तो आपका क्या होगा, तो आपका जो आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा बच्चों, हार्ड आपका हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल फॉर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नाउ अब हम देखते हैं यहां पर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर मैं बात करूं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या क्या होती है बच्चों, देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होता है, ड्यू टू द, क्यों होगा इसका रीजन इसका ध्यान रखो, ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमीडिएट स्पीसीज, मतलब इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाने की एबिलिटी रखेगा। अगर ये आपका इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाने की एबिलिटी रखता है, अगर ये आपका क्या रखता है बच्चों, इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाने की एबिलिटी रखता है, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका सिंपल हम बोल सकते हैं, यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका हो जाएगा कि यहां पर आपका ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट स्पीसीज बनाएगा। ठीक है, जो कि आपका अनस्टेबल होगा और इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या होगा, लोअर इन एनर्जी, और एनर्जी में लोअर होगा तो इससे इसका एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर सेकंड पॉइंट्स की, तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा, आप देखो लार्ज सरफेस एरिया, इसका क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट का लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से यहां पर आपका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। अभी आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन हाई होगा। इन्वॉल्व्ड इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन में, ठीक है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन में लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा किसमें, हेट्रोजीनियस रिएक्शन में। सो आपकी यहां पर ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। इस तरीके से हमने यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट को समझ लिया है डी ब्लॉक एलिमेंट के। अगर हमने इसी कंसेप्ट को एक या दो बार फिर से पढ़ा है तो आप लोगों को अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। अब हमको डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद सीधा हम एफ ब्लॉक को खत्म करेंगे। एफ ब्लॉक आपका मैक्स टू मैक्स एक लेक्चर का है, तो एक दिन आपको ज्यादा देखना पड़ सकता है। तो एफ ब्लॉक में आपको थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊंगा। रीजन इज दैट कि एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बन जाते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं एफ ब्लॉक को थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊंगा आप लोगों को। तो यहां से तो आई होप कि यहां से तो बस एक ही क्वेश्चन आने वाला है।
इतना सब कुछ पढ़ा है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड या फिर बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, या फिर आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर डायमैग्नेटिक बिहेवियर, स्पिन ओनली और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यही सब क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से बनने वाले। और पिछले लेक्चर में ट्रांजिशन में भी मेटल आपके कौन से होंगे, कौन से आपके नॉन ट्रांजिशन मेटल है, कौन आपके कोइनेज मेटल है, वो आपके क्वेश्चन बनेंगे। बस इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार डील कर लो, आप लोगों को काफी इजी लगेगा चैप्टर। और वो रिडक्शन पोटेंशियल से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपके दो तरीके से बनेंगे, या तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को मिक्स करके देगा एक क्वेश्चन, तब थोड़ी आप लोगों की तकलीफ बढ़ सकती है, वरना तो काफी इजी चैप्टर है। आप लोग एक बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आप लोग इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे।